सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया था। वो अलेक्जेंडर के द्वारा जो एरिया कब्जा पे किए गए थे वो कौन कौन से थे? उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, देन वेस्ट एशिया, देन ईरान एंड इंडिया, यहाँ तक वो पहुँच गए थे। अब आगे चलकर जो अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया था और सिकंदर का सैन्य दल जो था वो पीछे मुड़ गया था। यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में हार भी थे, तो अलेक्जेंडर वहाँ पर हार गए। वाई था अलेक्जेंडर डिफीटेड? बिकॉज उनकी जो आर्मी थी उन्होंने आगे बढ़ने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो सिकंदर के नियंत्रण से इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों के, अब क्या हुआ कि जब सिकंदर इन एरियाज में आ गया तो जो ग्रीक के पीपल थे या जो यूनानी लोग थे, यानी कि ग्रीक पीपल और जो लोकल पीपल थे, उनके बीच में संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा और उस तरह से यूनानीकरण हो गया, ग्रीकनाइजेशन हो गया। तो ग्रीक पीपल्स दे वर कनेक्टेड विद द लोकल पीपल, और जब लोकल पीपल और ग्रीक पीपल आपस में संपर्क में आए तो ग्रीक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेलोनाइजेशन। तो जब ग्रीक पीपल दे हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस विद द लोकल पीपल, तो जब इनका आपस में संपर्क बढ़ा तो किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा? ग्रीक का, यूनानी लोगों का। तो जब यूनानी लोगों का ज़्यादा प्रभाव बढ़ने लगा तो तब इस टर्म को बोला गया हेलोनाइजेशन। क्या बोला गया है? हेलोनाइजेशन। हेलोनाइजेशन का मतलब क्या था? द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक पीपल इंक्रीज। किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ने लगा? ग्रीक पीपल का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ने लगा था। इज इट क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते बेटा। अब क्या हो गया कि जो सिकंदर थे वो कहाँ कहाँ जीत गए थे? अलेक्जेंडर कहाँ कहाँ जीते थे? कहाँ कौन से प्रदेश जीते थे उन्होंने, अलेक्जेंडर ने? अभी बताया था मैंने आपको। हाँ, हाँ, और ईरान ऑल्सो, है ना? तो कहा जाता है कि जो यूनानी भाषा में क्योंकि यूनानियों को हेलोनीस कहा गया, जो ग्रीक पीपल थे उनको क्या कहा गया? हेलेनीस कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? हेलेनीस कहा गया, क्योंकि उनका हेलेनाइजेशन हो गया था। तो यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी और कहा जाता है कि यूनानी जो क्षेत्र था बहुत महत्वपूर्ण रहा था। इस क्षेत्र के इतिहास को प्रायः यूनानी काल कहा जाता है, तो ग्रीक पीरियड कहा जाता है। किस पीरियड को कहा जाता है? जब सिकंदर का साम्राज्य था, इवन उनकी मृत्यु के पश्चात का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? ग्रीक पीरियड कहा जाता है। और जो ग्रीक पीरियड के लोग थे वो क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? हेलोनीज। तो यूनानियंस जो थे, जो ग्रीक पीपल थे, व्हाट दे वर कॉल्ड? हेलोनीज कहलाते थे। और इस क्षेत्र में इतिहास को जो है क्या कहा गया है? लेकिन मान्यता जो है यूनानी जो विश्वास है अन्य महत्वपूर्ण में संस्कृत में माने गए हैं। अब इस क्षेत्र की जो भाषा थी वो ऑब्वियसली कौन सी होगी? ग्रीक लैंग्वेज थी। लैंग्वेज वाज ग्रीक, यूनानी भाषा थी। इसके बाद भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं में हम पता चलेगा कि जब सिकंदर का साम्राज्य का विघटन हुआ तो क्या हो गया? धीरे धीरे वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। बेटा जब कभी भी राजा हारता है तो किसी भी क्षेत्र में क्या आ जाएगी? राजनीतिक अस्थिरता आएगी। तो वो वैसा ही सिकंदर के समय में भी हुआ। तो जब सिकंदर हारा, अलेक्जेंडर हारा, तो वहाँ पे राजनीतिक कलह हो गई, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। उसका फ़ायदा उठाया रोमन अम्पायर ने। अब हम आ रहे हैं उस रोमन अम्पायर पे जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से टोटली आपका रिवाइज करा देती हूँ कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बाद नियर अबाउट 2 सेंचुरी लेटर देयर वाज द इरानियंस दे कंट्रोल ओवर द असीरियंस। ठीक है, असीरियन पे जब कंट्रोल हुआ तो ट्रेड में चेंजेस आने लगे और तब एक नए राजा जिनका नाम था अलेक्जेंडर, वो बढ़ते चले गए और उन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपना क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और वो एरिया कौन से थे? नॉर्थ अफ्रीका था, देन वेस्ट एशिया था, ईरान था, इंडिया था। ये एरियाज किसके द्वारा जीत लिए गए थे? और कहा जाता है कि इतने ज़्यादा अभियान अलेक्जेंडर के द्वारा चलाए गए कि उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो थक जाते। ठीक है, और थकने के कारण उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। और जैसे ही अलेक्जेंडर का अंपायर डिक्लाइन हुआ, इसका फ़ायदा उठाया गया रोमन अंपायर के द्वारा। ठीक है, रोम जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों यहाँ पे? ठीक है, इज इट क्लियर? तो रोमन अम्पायर जो था कि जो नए अगर थे वो इटली से शुरू हुआ है। तो रोमन अम्पायर जो था वो इटली सिटी से शुरू हुआ था। छोटा था किंतु सुसंगठित सैन्य के बल से उन्होंने अफ्रीका और भूत मध्य सागर पे भी अपना कंट्रोल कर लिया था। तो यानी कि रोमन अम्पायर का जो ओरिजिन है वो इटली से शुरू होकर धीरे धीरे मेडिटेरियन सी तक पहुंच गया।
कहाँ तक पहुंच गए वो लोग? मेडिटेरियन सी तक पहुंच गए थे, अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका तक पहुंच गए। उस समय रोमन अम्पायर एक गणतंत्र था। तो जिस समय रोमन साम्राज्य बना, इटली में जो रोमन साम्राज्य बना वो एक रिपब्लिक था। और रोमन अम्पायर जो था उसका जो धीरे धीरे जो फैलाव हुआ वो कहाँ तक हुआ, कहाँ पहुंच गया? मेडिटेरियन सी एंड सेंट्रल अफ्रीका में वो पहुंच चुका था। यद्यपि वह वहाँ की सरकार निर्वाचन का एक जटिल व्यवस्था पर आधारित, तो जो उनकी गवर्नमेंट थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जो थी वो पनप रही थी और कुछ रिच पीपल भी सामने आ रहे थे। यहाँ का समाज दासता से लाभान्वित था। तो यहाँ पे वहाँ पे जो था कहते हैं कि सोल्जर्स भी वहाँ पे, दास भी बहुत थे, वहाँ पे स्लेव्स भी थे। क्यों स्लेव्स क्यों थे? क्योंकि रोमन एम्पायर के, अर्ली रोमन एम्पायर के टाइम पर बहुत सारे वॉर्स होते थे, ठीक है, और युद्ध के दौरान में जितने भी बंदी बनाए जाते थे उनको स्लेव्स कहा गया। तो इस तरह से रोमन एम्पायर में बहुत सारे कौन थे? स्लेव्स भी थे। इज इट क्लियर? यहाँ पे समझ आ गया कि रोमन एम्पायर कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कौन बताएगा? आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर, आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर यूरोपियंस, जो रोमन साम्राज्य था उन्होंने इसका फायदा उठाया और छोटा सा रोमन साम्राज्य ओरिजिनेट हुआ इटली में, इटली शहर से ओरिजिनेट हुआ और धीरे धीरे उसका फैलाव होता चला गया और वो कहाँ तक पहुँच गया था? मेडिटेरियन सी और सेंट्रल अफ्रीका तक पहुंच चुका था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दास प्रथा क्यों थी? क्योंकि उनको बंदी बना लिया जाता था और उनको दास के रूप में रखा जाता था। तो रोम की सैन्य शक्ति एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग भी रही है, इतना बड़ी थी, और राज्यों के व्यापार हेतु संगठित किया गया था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जब फर्स्ट सेंचुरी यहाँ पे आई तो वहाँ पर कुछ उन सैनिक थे जिनका नाम था, जिसके जो सैनिक के जो सोल्जर जो चीफ थे उनका नाम था जूलियस सीजर, जो कि रोमन साम्राज्य के वर्तमान ब्रिटेन और उस समय, तो जूलियस सीजर एक ऐसे राजा थे जिनके समय पे रोमन अम्पायर फैल गया था ब्रिटेन और जर्मनी तक। तो रोमन अम्पायर के जूलियस सीजर नामक जिसे हम कह सकते हैं मिलिट्री कमांडर थे, उनके समय में रोमन जो अम्पायर था वो कहाँ पर था, कहाँ तक फैल गया था? ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल चुका था। इज इट क्लियर? ठीक है। अब रोमन अम्पायर की जो भाषा बोले जाने लगी थी, पहले तो कौन सी थी? ग्रीक थी, उसके बाद लैटिन भाषा आ गई। तो which was the languages, two languages of the Roman Empire? one was one was first was Greek and second was Latin। पहली क्या थी? यूनानी भाषा थी और दूसरी क्या थी? लातीनी भाषा थी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब बहुत सारे लोग यूनानी भाषा में प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में जितने भी ईस्ट यूरोप में रहने वाले, ईस्ट रोमन एम्पायर में रहने वाले लोग थे, वो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे थे? वो यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा अभाव था। तो गहरा मतलब दे गिव रिस्पेक्ट टू द ग्रीक कल्चर, द रोमन पीपल, द रोमन एम्पायर में रहने वाले लोग जो थे वो दे गिव रिस्पेक्ट टू द रोमन ग्रीक कल्चर। ठीक है। और कहा जाता है कि धीरे धीरे फर्स्ट सेंचुरी में आते आते वहाँ के राजनीतिक जो ढांचा था उसमें परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि बेटा फर्स्ट सेंचुरी से लेकर और फोर्थ सेंचुरी तक अर्ली रोमन एम्पायर था, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आरंभिक रोमन साम्राज्य, अर्ली रोमन एम्पायर। उसका टाइम पीरियड क्या था? फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी से पहले कौन है? एलेक्जेंडर थे। एलेक्जेंडर के बाद जब रोमन एम्पायर आया तो रोमन एम्पायर की जो बिगनिंग है वो कौन सी सेंचुरी शुरू हुई है? फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी। तो दिस टाइम पीरियड वाज नोन एज अर्ली रोमन एम्पायर। क्या कहलाता था ये? अर्ली रोमन एम्पायर। कौन सा टाइम पीरियड? फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी वाज नोन एज द अर्ली रोमन एम्पायर। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ कि अब रोमन एम्पायर को दो भागों में बांट दिया गया था। फर्स्ट वाज पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया कि चौथी शताब्दी तक आते आते जो रोमन एम्पायर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। वन वाज ईस्ट यूरोप एंड सेकंड ईस्ट रोमन एम्पायर, और सेकंड वाज वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है। तो कितने भाग में? 44th सेंचुरी में आते आते रोमन एम्पायर कितने पार्ट में विभाजित हो गया? टू पार्ट में। वन वाज ईस्ट रोमन एम्पायर एंड सेकंड वाज वेस्ट यूरोपियन एम्पायर। एक मिनट, यहाँ पे जो ये डिवीजन हुआ है ये फर्स्ट अर्ली रोमन एम्पायर में ही हुआ है। अर्ली रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी। और फोर्थ सेंचुरी के एंड में रोमन एम्पायर, जो अर्ली रोमन एम्पायर था वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया था। वन वाज ईस्ट यूरोपियन
सॉरी, ईस्ट रोमन एम्पायर एंड वेस्ट रोमन एम्पायर। हिंदी में पूर्वी रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, और पश्चिमी यूरोपीय साम्राज्य। इज इट क्लियर? ये सब बच्चों क्लियर हो गया? ओके बेटा। पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र थे, जैसे कि गौथ, आपकी बुक में दिया हुआ है, विसी गौथ, वेंडल, ठीक है, और अन्य और बहुत सारी जनजातियां वहाँ पे थी। और रोमन के बीच में स्थिति बिगड़ने लगी, तो रोम के बीच में और जो सीमावर्ती पश्चिमी इलाके में रहने वाले जो जनजाति के लोग थे, उनमें आपस में स्थिति उनकी बिगड़ने लगी थी। और जो व्यापार था, सैनिक भर्ती थी, और जो बसने से जुड़ी वाली जनजातियां जो थी, वो कई बार रोमन एम्पायर पर आक्रमण भी करने लगी थी। तो 4th सेंचुरी में आते आते बहुत सारी जनजातियों ने, बहुत सारी ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो अटैक्स ओवर द इन द लास्ट 4th सेंचुरी, द जिसमें कि गौथ नाम की जनजाति है। ठीक है, ये सब विसी गोथ नाम की जाति या वेंडल नाम की जो ट्राइब्स थी, दे अटैक ओवर, किस पे अटैक किया था उन्होंने? रोमन एम्पायर पर। ठीक है, और कहा जाता है कि 5th सेंचुरी तक आते आते जो था, जो वेस्टर्न पार्ट था इस एरिया का, वो नष्ट हो गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? अर्ली रोमन एम्पायर कब, कहाँ से कहाँ तक रहा, आपको ये क्लियर करना है पहले बेटा। 1st सेंचुरी टू 4th सेंचुरी तक कौन रहा? अर्ली रोमन एम्पायर रहा। अर्ली रोमन एम्पायर के जो चौथी जब शताब्दी आई, 4th सेंचुरी जब आई, तब रोमन एम्पायर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड हो गया था। अब ईस्ट और वेस्ट में भी क्या हुआ कि जो जब 5th सेंचुरी थी, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो वेस्टर्न यूरोपियन एम्पायर पूरी तरह से क्या हो गया था? खत्म हो गया था। अब पूर्व की जो सीमाएं थी, वो जनजातियों में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो क्या हुआ कि जो ईस्ट पार्ट में था, वहाँ तो जनजातियां आ गई थी, क्योंकि ट्राइब्स ने अटैक कर दिया था। ट्राइब्स के नेम क्या थे? गौथ था। ठीक है, देन और क्या थे? विसी विसी गौथ था, वेंडल थे। इस तरह की बहुत सारी जनजातियां थी। तो दो पार्ट में डिवाइड था रोमन एम्पायर। एक तरफ थे पूर्वी और एक तरफ था पश्चिमी। पूर्वी में जनजातियां थी, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में जो था आपकी ट्राइब्स थी। और वेस्टर्न एम्पायर तो पूरी तरह से क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर नवीं शताब्दी में आते आते यहाँ पे पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। पवित्र रोमन जो था, वो पुराने रोमन साम्राज्य से पूरी तरह से दावेदार हो गया था। अब ये हुआ। अब आगे लेटर पीरियड, अब आ जाते हैं एंटीक पीरियड। तो सेकंड जो पीरियड था, उस वो स्टार्ट हुआ 7th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, पूर्वी रोम। ठीक है, 7th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी तक कौन सा था? अर्ली, सॉरी, ईस्ट रोमन एम्पायर केंद्रित हो गया। अब बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि अर्ली रोमन एम्पायर पर तो कौन थे? जनजातियां थी, ट्राइब्स थे ना वहाँ पे। तो ये बताया था मैंने भी आपको। तो उसका, उस पर जो था, उसकी जो राजधानी थी, उसका नाम था, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, और हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। तो उस राजधानी पर, रोम की उस राजधानी पर कब्जा कर लिया था अरबों ने, टर्क्स ने। तो टर्क्स कैप्चर द कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर, दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। किसने? अरबों ने। ठीक है, यानी कि अरब अम्पायर ने। और केंद्रित अरब साम्राज्य की नींव की स्थापना भी की जाती है। तो आपको अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो अरब स्टेट था, वो वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद आ गए थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह से हम ये टाइम पीरियड में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये साम्राज्य जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था। इज इट क्लियर? यहाँ पे सब बच्चों क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी बुक का पेज नंबर 3 साम्राज्यों में स्टार्ट कर रहे हैं हम। 3 साम्राज्यों में फैला हुआ साम्राज्य, आपका चैप्टर आ गया होगा इस तरह से। ठीक है, इस चैप्टर को खोल लेंगे। फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका जो चैप्टर नंबर 1 डिलीट है, चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और चैप्टर 3 हम करने जा रहे हैं। और ये दोनों चैप्टर्स आपके पीटीज में आएंगे, टेस्ट में आने हैं। इसलिए 10 नंबर का एक है। मतलब वैसे अगर आप देखेंगे जब आपके, क्योंकि हमारे जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, वैसे जो सीबीएसई से होने वाला है, वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होगा।
तो इस चैप्टर में आपके केवल MCQs क्वेश्चंस ही आने हैं, बट आपको थ्योरी पार्ट भी इसलिए करनी है सो दैट यू कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड, ओनली देन यू कैन अवेल योर MCQs, है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द रोमन एम्पायर, ठीक है। तो जो रोमन साम्राज्य था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, और कहा जाता है कि इसके जो अधिकांश यूरोप, ठीक है, और फर्टाइल यानी कि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका। तो अगर आपसे पूछेंगे ना एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, तो कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे बच्चों? यूरोप, देन पश्चिम एशिया, एशिया नहीं बोलेंगे, पश्चिमी एशिया यानी कि वेस्टर्न एशिया, एंड उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो आपसे अगर आप पश्चिम एशिया नहीं लिख के आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप उत्तरी अफ्रीका नहीं लिख के आएंगे, आप केवल अफ्रीका लिख के आएंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि एन एम्पायर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, नेम दोस 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, हाँ उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया जहाँ पे ये एम्पायर फैला हुआ था। बच्चों ये जो अम्पायर था, जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, अब हमें जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हमें होना चाहिए कि व्हाट आर द सोर्सेज, कि भाई ऐसे कौन से स्रोत थे या ऐसे सोर्सेज थे जिससे पता चला कि वो हिस्ट्री रही होगी, है ना। मेसोपोटामिया से हमें क्या पता कि मेसोपोटामिया था। अभी कम टू नो अबाउट द मेसोपोटामिया। यस वेरी गुड, क्ले टैबलेट्स मिली ना वहाँ पे तो, ठीक है। और उनकी फाइंडिंग्स में व्हील्स मिले, है ना, टॉयज मिले हैं, कुछ एक्सकवेशंस में कुछ क्या मिली है, सिटीज़ में मिली है, टाउन्स मिले। तो ऑल दीज आर सोर्सेज, या बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिला है वहाँ पे, वॉल्यूमियस लिटरेचर मिला है टू नो अबाउट द मेसोपोटामिया, है ना। तो ऐसे ही रोमन एम्पायर को जानने के लिए भी कुछ स्रोत रहे होंगे, कुछ ना कुछ सोर्सेस रहे हैं। तो वो सोर्सेस कौन से थे वो हम पढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है। तो पहला है आपका ए है, दैट इज पाठ्य सामग्री, रिटन डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो पहला जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, आपको लिटरली बुक्स मिलती हैं, आपको लिटरेचर मिलता है, देन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और कुछ मिलते हैं मेटेरिस्टिक रिमेन्स, भौतिक अवशेष। तो यहाँ पे डिफरेंस है बेटा। पहले डिफरेंस क्या है कि डॉक्यूमेंट्स तो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, लिखे हुए दस्तावेज मिलते हैं, और भौतिक अवशेष यानी कि भौतिक अवशेष का मतलब क्या हो गया, भौतिक अवशेष का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक रिमेन्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, है ना। तो उस समय की बिल्डिंग्स रही होंगी जो हमें बताती है कि देयर वाज अ रोमन एम्पायर, भाई रोमन एम्पायर था। तो हमें कैसे पता चल रहा है? थ्रू द बिल्डिंग्स। तो जैसे अगर मान लो हम पढ़ रहे भी मेसोपोटामिया था, तो कैसे पता चला हमें? क्ले टैबलेट से पता चला। उन क्ले टैबलेट्स जो आज भी मिलती हैं वर्तमान में, कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में रखी होंगी, जिससे हमें पता चला कि भाई मेसोपोटामिया था। तो ऐसे ही अगर रोमन एम्पायर था तो कैसे पता चल रहा है हमें? It is through the documents, through the written documents, through the newspapers, through the materialistic remains, भौतिक अवशेषों से हमें पता चलता है, ठीक है। इवन इवन हमें ईयर अकाउंट से भी पता चलता है। तो वर्ष वृतांत मिला है, यात्री लोग आए उनके वर्णन से हमें मिलता है, ठीक है। यानी कि व्याख्यान, प्रवचन, कानून यानी कि लॉ से मिलता है, लेटर से मिलता है, एप्लीकेशन से पता चलता है। ये जो स्रोत हैं, कहा जाता है कि जो अभिलेख है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस? पता है आप लोग इंस्क्रिप्शन क्या होता है? अभिलेख क्या होता है? इंस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा? अ राइटिंग, हाँ पेड़ पे भी, अ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, ठीक है। राइटिंग जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जो हम पेपर में लिख रहे हैं, कागजों में लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। उसको हम क्या बोलते हैं? आपने बोला कैलीग्राफी कंपटीशन है आज आपके यहाँ, बोलते हैं ना आपके यहाँ कि टेक पार्ट इन कैलीग्राफी कंपटीशन। तो वो कैलीग्राफी मीन्स यू आर राइटिंग ऑन पेपर, बट इफ़ यू आर राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस तो क्या हो जाएगा? इंक्रिप्शन। क्लियर? तो जब आप कभी भी आप देखना कि हमें हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि आप उसको जानते हो लेकिन उसकी सही बात नहीं पता होती है। आपने किसी चट्टान में खुदा हुआ भी देखा होगा कहीं ना, किसी पिक्चर में भी देखा होगा कि भाई उस एक स्टोन बना हुआ है, चट्टान बनी, उस पर लिखा हुआ है। तो आपने वो लिखा तो आपने पढ़, पता है आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो उसको कहते क्या है। उसको क्या कहते हैं हम? इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और आपको पता है कि अशोक का एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख देहरादून में भी है। देहरादून के विकास नगर में एक अशोक की एक रॉक एडिक्ट है, एक ललाट है, और उसमें लिखा हुआ है, एनग्रेव्ड है। और वो कहा जाता है कि जो एनग्रेव्ड लिखा हुआ जो है ना, वो
उस पर जब पानी डालते हैं तो वो उभर कर आता है। तो कभी भी आप लोग अगर वहाँ विजिट करते हैं, कालसी नामक जगह है जहाँ पे अशोक का इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, अशोक के एडिक्ट पाए जाते हैं, तो आपको वेरी मच क्लियर कि व्हाट इज इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, व्हाट इज कैलीग्राफी रिटन ऑन पेपर, है ना, जो पेपर में लिखी जाती है उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं, हार्ड सरफेस पे लिखते हैं उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। एक चीज़ और होती है दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, मनुस्मृति, है ना, मनुस्क्रिप्ट भी सुना होगा आपने, तो वो हैंड रिटन बुक्स होती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? हैंड रिटन बुक्स होती हैं। तो उस समय यानी कि रोमन साम्राज्य के में जो है हमें क्या मिले हैं, हमें क्या मिले, कुछ अभिलेख मिले हैं, ठीक है। और वो जो अभिलेख हैं वो या तो हार्ड सरफेस पे रखे थे, या कहा जाता है कि एक पाइप्रेस नामक एक पत्ता, पाइप्रेस नामक एक लीफ मिली है जिसपे कि लिखते थे वो लोग, पांडुलिपियां लिखते थे। और ये पाइप्रेस जो था वो कहाँ होता था? वो होता था साउथ सेंट्रल अफ्रीका के नील नदी के किनारे, रिवर नाइल के किनारे ये पेड़ होते थे। और वहाँ पर ये ऐसे पत्ते थे जिनके ऊपर वो लोग लिखते थे। तो जो उस समय के जो लोग थे वो थोड़ा लिखते होंगे वहाँ पे, जो हिस्टोरियंस वहाँ पे गए, जो ट्रेवलर्स वहाँ पे गए, उन्होंने जब देखा उसके बारे में, उस सिविलाइजेशन के बारे में, तब उन्होंने लिख डाला, ठीक है। तब उन्होंने क्या करा था? तब उनको लिख डाला था। तो हमें एक सोर्स पता चला, इंस्क्रिप्शन पता चला, किसके बारे में, वो किसको बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में पता, पानी पियो, पानी पियो जो, किसके बारे में बता रहे हैं बेटा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अबाउट द रोमन अम्पायर, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे पूरा क्लियर कर लेते हैं थ्री रोमन अम्पायर के बारे में। रोमन अम्पायर कैसे एस्टेब्लिश हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर रोमन अम्पायर आया। रोमन अम्पायर भी दो पार्ट में डिवाइड था, अर्ली रोमन अम्पायर एंड लेट एंटीक अम्पायर, अर्ली रोमन अम्पायर एंड लेट एंटीक अम्पायर। रोमन अम्पायर जो पहला वाला टाइम पीरियड है वो फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी है, और सेकेंड वाले का टाइम पीरियड नियर अबाउट सेवन सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो रोमन अम्पायर का लास्ट वाला जो हिस्सा था दैट वाज फोर्थ सेंचुरी, जब फर्स्ट रोमन अम्पायर विखंडित हो गया था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था ईस्ट रोमन अम्पायर एंड सेकेंड वॉज वेस्ट रोमन अम्पायर। ईस्ट रोमन अम्पायर पे जनजातियाँ थी या ट्राइब थी, और वेस्टर्न यूरोप रोमन अम्पायर पूरी तरह से विखंडित या खत्म हो चुका था, ठीक है। वो उस रोमन अम्पायर की हम बात कर रहे हैं जो कितने अम्पायर में फैला हुआ था, कितने पार्ट में फैला हुआ था, into how many parts? It was in the two parts, that was रोमन अम्पायर। टोटल रोमन अम्पायर कितने में था? एन अम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट, कौन से तीन कॉन्टिनेंट थे? यस, यूरोप, वेस्टर्न एशियन एंड सेंट्रल अफ्रीका, जहाँ पे ये रोमन अम्पायर फैला हुआ था। अब हम जब इस रोमन अम्पायर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सोर्सेस थे इसके कुछ। कैन एनीबडी टेल मी ए सोर्स क्या था? हाँ, यस, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और क्या मिले, और क्या मिला है? मटेरियलिस्टिक रिमेन्स मिले हैं। व्हाट डू यू मीन मटेरियलिस्टिक रिमेन्स? मटेरियलिस्टिक रिमेन्स क्या होते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, भौतिक अवशेष क्या होते हैं? बिल्डिंग्स, वेरी गुड, जो बिल्डिंग्स हो गई, इमारतें हो गई, उनको हम क्या बोलते हैं? मटेरियलिस्टिक रिमेन बोलते हैं, भौतिक अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इस उस समय जो समकालीन, अब ये कैसे था, उस समय जो लोग रहे होंगे वहाँ पे, कंटेम्प्रेरी जो लोग होंगे, उन्होंने काल का इतिहास यानी कि लिखा वहाँ पे, जिसको कि हम बोलते हैं वर्ष वृत्तांत, ठीक है। एनाल्स बोलते हैं, ईयर एनाल्स बोलते हैं उसको। ईयर एनाल्स का मतलब क्या था? पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। तो अब ये जो दस्तावेज है हमें, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स इंस्क्रिप्शन, है ना। और इंस्क्रिप्शन किस पे मिले? पाइप्रेस नामक पत्ते पर। पाइप्रेस कहाँ होता था, मैंने बताया था आपको, नाइल रिवर के आसपास पाए जाने वाले पत्ते थे। उसमें पांडुलिपियां भी थी, पांडुलिपियां मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हैंड रिटन, पांडुलिपि का मतलब होता है हस्तलिखित दस्तावेज भी मिले हैं। और कुछ, अब जब कोई अभिलेख, व्हेन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक द स्टोन, है ना, अगर वो हार्ड सरफेस पे है या पिलर्स पर है तो वो क्या कहलाएगा? अगर वो राइटिंग्स हार्ड सरफेस, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? इंस्क्रिप्शन। तो दीज वर द सोर्सेज टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। हमने कैसे जाना कि भाई रोमन एम्पायर था? तो हम कैसे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हिस्ट्री बेस्ड ऑन पास्ट। तो हिस्ट्री हमेशा पास्ट पर है, लेकिन किससे पता चल रहा है? बाय गेटिंग द सोर्सेज। अगर सोर्सेज नहीं है तो हमारे को क्या नहीं होगा, हम किसके बारे में नहीं जान पाएंगे? हिस्ट्री के बारे में जान ही नहीं सकते थे।
अगर म्यूजियम में होते, म्यूजियम में जो जो रखा हुई चीज़ें हैं, अगर उसको हम नहीं देखते तो हम हिस्ट्री के बारे में क्या नहीं कर सकते थे, जान नहीं पाते। तो हिस्ट्री को जानने के लिए, पास्ट को लाने के लिए कौन व्यक्ति होते हैं जो हिस्ट्री हमारे सामने लाते हैं? कौन होते हैं वो लोग? हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जगहों को खोदते हैं। जो आपके सामने एक वर्ड आ रहा है ना कि हम लोग भौतिक रिमेन यानी कि मेटलिस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सामने लेके आ रहा है? ऐसे तो कोई भी चलता व्यक्ति कह देगा कि भी बिल्डिंग मेसोपोटामिया की, हम मान लेंगे नहीं ना। तो क्या होगा? कौन लोग लेके आएंगे बेटा? आर्कियोलॉजिस्ट लोग। कौन बताएगा इस चीज़ को? आर्कियोलॉजिस्ट लोग बताएंगे इस चीज़ को कि देयर वो उनकी जो स्टडीज़ हैं उससे हमें पता चलता है कि देयर वॉज अ रोमन एम्पायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन लिखोगे व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे अपने पास, इसका आंसर आप खुद करोगे। रोमन साम्राज्य को, पेज नंबर कौन सा है बेटा इसमें आंसर दिया हुआ है? ये पेज नंबर कौन सा होगा आपका? फर्स्ट पेज पे ही है, चैप्टर पेज नंबर के 58 पेज पे दिया हुआ है। आंसर क्वेश्चन लिखो व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य को जानने के लिए रोमन साम्राज्य को जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जो पाइप्रेस पे लिख रहा है, पाइप्रेस को पढ़ रहा है, तो उसको क्या बोला गया था? पाइप्रोलॉजिस्ट। क्या बोला गया था उसको? पाइप्रोलॉजिस्ट। द पर्सन हु रीड आउट दैट, उसको क्या बोला गया? पाइप्रोलॉजिस्ट बोला गया था। ठीक है। अब भौतिक अवशेष मिले हैं, जैसे कि इमारतें मिली हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं, या बहुत सारी ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पॉटरीज मिली है। ठीक है। और कुछ कॉइन्स मिले हैं, और कुछ स्कल्पचर मिला है, या कुछ हमें ऐसा चित्र भी मिले हैं जो कि एरोप्लेन से लिए गए थे। तो वो सारे के सारे भी हमें क्या बताते हैं? इट्स टेल अबाउट द रोमन एम्पायर। वो हमें किसकी जानकारी दे रहे हैं? रोमन एम्पायर की जानकारी। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया, तो आपकी बुक में जो ब्लू वाला पैराग्राफ है वो पूरा इस वाले आंसर से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। अभिलेख का मतलब कि ऐसे लेख जो कि कठोर सतह पे लिखे जाते हैं, जैसे कि स्तंभ हो गए, जैसे कि सिक्कों में भी लिखा कर जा रहा है, तो वो क्या होगा? अभिलेख होगा। हम जो पेपर में लिख रहे हैं वो नहीं होगा। अब पेपर में लिखते तो कैलीग्राफी होता है ना, आर्ट ऑफ कैलीग्राफी कहा जाता है उसको, लेखन कला कहा जाता है। लेकिन जब हम सरफेस पे लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर?